हेलो गाइस, तो जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बनाया था तालिबान के ऊपर कि तालिबान ने कैसे अफ़गानिस्तान के अंदर कैप्चर किया और कैसे ये जो आज अफ़गानिस्तान में हो रहा है इसके पीछे अमेरिका है। इस वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे वादा किया था कि मैं अमेरिका किस तरीके से ये चीज़ें करवाता है, क्यों करवाता है, उसके पीछे उसका फ़ायदा क्या है और कैसे अमेरिका और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन पूरे दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका हाथ होता है और ये सब क्यों करवाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, किसी दूसरे कोई दो देश आपस में लड़ रहे हैं, जैसे भारत पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, तो इसमें अमेरिका का क्या फ़ायदा है, यूरोपियन कंट्रीज़ का, ब्रिटेन का इसमें क्या फ़ायदा है, फ्रांस का इसमें क्या फ़ायदा है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें उनका क्या फ़ायदा है, ये लड़ाइयाँ आखिर करवाते क्यों हैं। तो इस बात का खुलासा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका ऐसा करता क्यों है, यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसा करती क्यों हैं, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत में जो लोग रहते हैं, एशिया में जो लोग रहते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं, उन दोनों लोगों के बीच में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है क्यों जो इंडिया के जो लोग हैं वो सीधे और सरल माने जाते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, अमेरिका जैसे जो लोग हैं, वो बहुत ही चंट चालाक माने जाते हैं, साजिश रचने वाले माने जाते हैं, बेवकूफ़ बनाने वाले माने जाते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारी कंट्रीज़ पर राज किया है, बहुत सारी कंट्रीज़ उनकी ग़ुलाम थी, इंक्लूडिंग इंडिया जो ग़ुलाम था। तो इंडिया को ग़ुलाम उन्होंने बेवकूफ़ बनाकर इंडिया को ग़ुलाम बनाया और उनको कई सालों तक लूटा, करीब 250 सालों तक अंग्रेज़ों ने लूटा। तो ऐसा ही क्यों होता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ ही दूसरे देशों को लूटती हैं। कभी दूसरे देश, इंडिया ने कभी किसी देश पे जाकर क्यों नहीं लूटा, इंडिया ने कभी दूसरे देश पर जाकर राज क्यों नहीं किया। तो पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ और जो अमेरिका है किस तरीके से पूरी दुनिया को पिछले 500 सालों से बर्बाद करते आ रहे हैं। तभी हम इस बात को समझ पाएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण मौसम भी है। मौसम कैसे, इसका बड़ा कारण ये है कि हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर 4 ऋतुएं आती हैं, टोटल 4 मौसम आते हैं, सर्दी, गर्मी, बसंत और वर्षा। ठीक है, तो ये 4 मौसम एक साल के अंदर आते हैं, जबकि दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पूरे साल सिर्फ सर्दी रहती है, पूरे 12 महीने ठंडा मौसम रहता है और इतना ठंडा मौसम रहता है कि सूरज भी कभी कभी निकलता है। तो जहाँ पर इतने ज़्यादा मौसम में बदलाव हो, तो वहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी प्रवृत्ति, उनका जो नेचर होता है वो भी अलग अलग होता है। तो कैसे अलग होता है, ज़रा मैं आपको फटाफट समझाता हूँ। जो इंडिया में जो लोग रहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमें सब्ज़ी बनानी है तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें शाम को सब्ज़ी बनानी है तो हम सुबह सब्ज़ी जाकर खरीद लाएंगे मार्केट से। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें कोई भी चीज़ बनानी है, कोई भी चीज़ खानी है, तो हमारे यहाँ चीज़ें ताज़ा मिलती हैं। तो हम कभी भी चीज़ों को इकट्ठा करके रखते नहीं हैं। हमारे हमेशा इतिहास में भी अगर हम देख लें, हमारे अंदर कभी भी चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं आई है। क्यों आएगी? क्योंकि हमारे देश के ऊपर भगवान की कृपा इतनी ज़्यादा रही है कि सब कुछ ताज़ा हमें मिल जाता है, तो इसलिए हम चीज़ों को इकट्ठा नहीं करते हैं। इसलिए हमारा देश पहले से अमीर भी था, व्यापार भी अच्छा होता था, सारे कार्य अच्छे से होते थे, क्योंकि हमारा देश जो है गर्म देशों में आता है और हमारे यहाँ 6 से 7 महीने गर्मी रहती है साल में। तो हमारे देश में जो ऋतुएं हैं, मौसम है, जो रिसोर्सेज जो पैदा होने की जो कंडीशंस है, वो बहुत ज़्यादा बेटर है यूरोपियन कंट्रीज से। तो इसलिए हमारे जो देश होते हैं, हमारे जो लोग होते हैं, वो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं होती, उनके अंदर लूटने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए बहुत वो सीधे और सरल माने जाते हैं। तो सबसे पहला कारण इसका ये है। लेकिन जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका बिल्कुल उल्टा है। वहाँ के लोग भारत के लोगों से या एशियाई लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि पूरे साल वहाँ पर सर्दी का मौसम रहता है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि धूप भी कभी कभी दिखती है और वहाँ पर बर्फ़ जमी जाती है, सड़कों पर से बर्फ़ को हटाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर ठंड पड़ती है। और जहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, वहाँ पर कोई चीज़ कैसे उग सकती है, वहाँ पर कोई सामान, कोई पौधा कैसे उगाया जा सकता है? क्योंकि अगर पौधा उगेगा तो उसके ऊपर बर्फ़ जम जाएगी और वो पौधा तुरंत मर जाएगा। तो वहाँ पर जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो वहाँ पर हमेशा से प्रॉब्लम रही है, खाने पीने की चीज़ों की हमेशा से प्रॉब्लम रही है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं।
फ्रिज हो गया, जैसे फ्रिज का जो इन्वेंशन है वो भी यूरोपियन कंट्रीज़ में ही हुआ, तो वो फ्रिज बनाकर फ्रिज लाकर रखेंगे या फिर कुछ भी लाकर रखेंगे, कोल्ड स्टोरेज लाकर रखेंगे, जहाँ पर वो कई दिनों का खाने का सामान इकट्ठा करके रखते हैं और फिर उसको धीरे धीरे खाते हैं और कई दिनों तक उनका ऐसे काम चलता है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहने वाले लोग हैं उनकी इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है कि भाई कितना सारा मैं इकट्ठा करके रख लूँ, ये जो प्रवृत्ति है वहाँ पे जो नेचर है ये उनके अंदर नेचुरली ड्राफ्टेड है। और इंडिया के अंदर बहुत ही सीधे और सरल लोग इसलिए माने जाते हैं क्योंकि कभी उनको इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, तो इसलिए उनके माइंड में कभी भी लूटने की प्रवृत्ति नहीं रही है। लेकिन ये प्रवृत्ति टाइम टू टाइम इवोल्यूशन के टाइम से यूरोपियन कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों की डेवलप होती रही। इसलिए ही यूरोपियन कंट्रीज़, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज से बहुत सारे लुटेरे थे जो कि जगह जगह दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे और वहाँ की कंट्रीज़ को लूटते थे, वहाँ के व्यापारियों को लूटते थे। और इसी तरीके से भारत को लूटने के लिए पुर्तगाल आए, डच आए, ये सब समुद्री लुटेरे थे। और इसी के साथ ही जब इन लोगों को पता चला कि भारत में बहुत सारा धन है, भारत में बहुत सारा सोना है, तो इसलिए तब भी भारत को लूटने के लिए अंग्रेज आए। और जब अंग्रेज़ों ने आकर देखा कि भारत बहुत ज़्यादा अमीर है तो यहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया और यहाँ पर कई सालों तक उन्होंने लूटा और भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। तो ये जो बेवकूफ़ बनने की जो प्रवृत्ति है, भारत के लोग सीधे क्यों होते हैं ये आप समझ चुके हैं, क्योंकि भारत के लोगों के अंदर लूटने की प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन जो दूसरे अंग्रेज हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं उनके अंदर हमेशा से ये लूटने की प्रवृत्ति रही है। चाहे हम इतिहास में बात कर लें अंग्रेज़ों की, या फिर जितने समुद्री लुटेरों की, पुर्तगालियों की बात करें, डच लोगों की बात कर लें, वो सभी लुटेरे रहे हैं। लेकिन इंडिया के लोग कभी भी लुटेरे नहीं रहे। तो ये सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ से साफ जाहिर है कि जो अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर वो दूसरे को लूट कर ना खाएं तो उनका घर चलना बंद हो जाएगा। उनको दूसरों को लूट कर खाने से ही उनका घर चलता है, ये सच्चाई है। इसी वजह से यही एक कारण है जो आज अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ अपने फ़ायदे के लिए पूरे दुनिया को मुसीबत में और युद्ध की आग में झोंक रखा है। कैसे झोंक रखा है मैं आपको समझाता हूँ। जिस कंट्री में या यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर पूरे साल ठंड पड़ती हो, धूप ना निकलती हो, वहाँ पर कोई रिसोर्सेज कैसे पैदा होंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैसे रिसोर्सेज पैदा होंगे। तो वहाँ पर ऐसा कौन सा बिजनेस किया जाए, वहाँ पर ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जो कि अगर वो करेंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल उनको मिलता रहे, क्योंकि सामान तो वहाँ पर नेचुरली तो कोई चीज़ उगाई ही नहीं जाती। तो जो फैक्ट्रीज़ में जो सामान बनता है या वहाँ पर बिजनेस होता है, जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी खड़ी होती है, उसको खड़ी होने के लिए कच्चा माल नहीं मिलेगा। तो कच्चा माल नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ की अधिकतर जो कंपनीज़ हैं, उनका जो मेजर बिजनेस है वो हथियार बनाने का बिजनेस है। वो जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं, जो मिसाइलें बनाते हैं, जो लड़ाकू विमान बनाते हैं, जो लड़ाकू जहाज़ बनाते हैं। आपने सुना होगा इंडिया ने जो राफेल जहाज़ है वो फ्रांस से ख़रीदा है, या फिर कोई ये जहाज़ F-16 विमान है वो अमेरिका से ख़रीदा है, इधर से ख़रीदा उधर से ख़रीदा है। तो इसमें जिस देशों से जो दुनिया हथियार खरीद रही है वो यूरोपियन कंट्रीज़ ही हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ हथियार बेचती है, उसका बिजनेस हथियार बेचना है, क्योंकि वो कुछ वहाँ पर फैक्ट्रीज अगर कुछ और चीज़ की बनने की अगर पैदा हो गई तो वो चलेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज ही, नेचर ही उनको सपोर्ट नहीं करता कि उनकी फैक्ट्रीज को कच्चा माल मिले। इसलिए वो कोई दूसरा बिजनेस नहीं करते। वो वहाँ पर जो मेजर बिजनेस, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है हथियार बनाने का बिजनेस होता है। AK-47 बनाना, लड़ाकू विमान बनाना, तो ये हथियार बनाने का मेजर काम करते हैं। लेकिन हथियार बनाने से सिर्फ काम नहीं चलता, हथियार बिकना भी चाहिए। तो हथियार वो खरीदेगा ना जो लड़ाई करना चाहता है। सच्चाई यही है कि हथियार वही अमेरिका या यूरोपियन कंट्री से खरीदेगा जिसे अपने दुश्मनों से खतरा है, जो किसी से लड़ाई करना चाहता है वही अमेरिका से हथियार खरीदेगा। तो जो अगर दुनिया लड़ाई करना छोड़ दे फिर तो अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज़ वाले भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग तो का जो बिज़नेस है, जो रोज़ी रोटी है, वो इसी चीज़ पर टिकी हुई है। तो इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि उनका लगातार फ़ायदा होता रहे, इसलिए कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहनी चाहिए। क्योंकि अगर लड़ाई होती रहेगी तो उसका सामान, उसके हथियार, उसके लड़ाकू विमान, उसकी मिसाइलें बिकती रहेंगी, और अगर बिकती रहेंगी तो उसका हज़ारों करोड़ों % का मुनाफा अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज़ को होता रहेगा। वो लोग और अमीर से अमीर बनते रहेंगे, और अमीर से अमीर जब बनते रहेंगे वो तभी बन सकते हैं जब कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही हो।
तो इसलिए अमेरिका ये इंश्योर करता है कि कोई ना कोई देश लड़ता रहे एक दूसरे से, चाहे कभी वो सीरिया हो गया, कभी वो इराक हो गया, कभी वो ईरान हो गया, कभी कोरिया हो गया, कभी नॉर्थ कोरिया हो गया, इंक्लूडिंग हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत और पाकिस्तान भी आपस में पिछले 70 सालों से लड़ रहे हैं और इसके पीछे भी साजिश अमेरिका की ही रही है, ताकि जो ये देश हैं ये यूरोपियन कंट्रीज से सामान खरीदते रहें। और अब आप हमेशा नोट करना, यूरोपियन कंट्रीज आपस में नहीं लड़ती। आप हमेशा ये बात नोट करना कि यूरोपियन कंट्रीज आपस में, आपने कभी सुना कि ब्रिटेन कभी इंग्लैंड से लड़ रहा है? नहीं, यूरोपियन कंट्रीज आपस में एक होकर रहती हैं। और जैसे इन्होंने आज़ादी से पहले, भारत की आज़ादी से पहले हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ दूसरे देशों पर राज करती थी, अंग्रेज़ राज करते थे और ये दूसरों को लूटते थे, वहाँ के लोगों को। जैसे हम सुनते हैं वो चीज़ आज भी हो रही है, लेकिन आज ये हथियारों के ज़रिए दूसरे देशों को लूटा जा रहा है, हथियारों के जरिए। तो ये सबसे बड़ा इसका राज है। अमेरिका को एक्सपोज करने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि इनके यहाँ हथियारों की फैक्ट्री चलती है, हथियारों का बिजनेस चलता है। इसी वजह से ये पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं दो देशों को, पड़ोसी देशों को एक दूसरे का दुश्मन बना कर रखते हैं, ताकि ये लोग उसे हथियार खरीदते रहें। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे अमेरिका ने दो देशों को बर्बाद कर दिया। उसमें से एक देश है इराक, दूसरा देश है ईरान। कहानी ऐसे शुरू होती है कि 1989 के वक्त में एक इराक और ईरान पड़ोसी देश है और उनके बीच में एक एरिया है जो जिसका नाम था शत अल अरब, ठीक है। और वो बॉर्डर पर एरिया पड़ता था और उस एरिया के अंदर अमेरिका के अखबार जिसका नाम था वॉशिंगटन पोस्ट, काफ़ी फेमस अखबार है, उसके अंदर ये खबर छपी कि जो इराक और ईरान के बीच में जो एक एरिया है जिसका नाम है शत अल अरब, अमेरिका की सैटेलाइट से ये पता चला है कि उस ज़मीन के नीचे तेल है, ऑयल है। और जब ये बात इराक ने और ईरान ने दोनों को ये पता चली तो दोनों ने ये सोचा कि ये तेल हमारा हो जाए और दोनों ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये ज़मीन हमारी है। दोनों ने इस बात को क्लेम करना शुरू कर दिया और वॉशिंगटन पोस्ट में ही अगले दिन फिर ये खबर छप गई कि ये जो तेल की जो खबर आई है ये अमेरिका की सैटेलाइट से खबर आई है। तो इराक और ईरान को इस बात पर और ज़्यादा भरोसा हो गया कि हाँ, इस ज़मीन के अंदर हमें तेल मिल सकता है, तो वो और भी इस चीज़ को ज़्यादा क्लेम करने लगे। जब ये झगड़ा बढ़ने लग गया तब ये मामला गया यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी संस्था है जो किसी भी दो देशों के बीच में के आपसी झगड़े को सुलझाती है, यूनाइटेड नेशंस। लेकिन यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के इशारे पे काम करता है। सच्चाई ये है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका देता है। बाकी देश भी जो इसके देश के जो मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के, वो भी पैसा देते हैं, लेकिन अमेरिका कुछ ज़्यादा पैसे देता है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा शेर है जिसके दांत तो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ गुर्रा सकता है और धाड़ सकता है, वो किसी को काट नहीं सकता, इसलिए उसे अमेरिका के इशारे पर चलना पड़ता है। इसलिए इराक और ईरान का जब ये झगड़ा यूनाइटेड नेशंस में पहुंचा तब यूनाइटेड नेशंस के जो प्रतिनिधि होते हैं उन्होंने इस झगड़े को नहीं सुलझाया, उन्होंने इस झगड़े के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस पर कोई भी फैसला निकल के, बीच का कोई भी रास्ता निकल कर नहीं आया। और जब बीच का रास्ता निकल कर कोई भी नहीं आया तो इराक और ईरान ने ये फैसला कर लिया लड़ाई करने का, और दोनों के बीच में 1989 में लड़ाई शुरू होगी जो कि अगले 10 साल तक चली। अमेरिका चाहता तो इस झगड़े को सुलझा सकता था, लेकिन उसने सुलझने नहीं दिया इस झगड़े को, यूनाइटेड नेशंस में भी सुलझने नहीं दिया और ये दोनों देश लड़ने लगे और 10 साल तक लड़ते रहे। और अब लड़ने के लिए इनको हथियार चाहिए, इराक को भी हथियार चाहिए, ईरान को भी हथियार चाहिए। तो ये हथियार खरीदते थे अमेरिका से और अमेरिका इनको हथियार बेचता रहा। अमेरिका की कंपनीज, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज, कंपनीज इराक और ईरान दोनों देशों को 10 साल तक ये अपने हथियार बेचती रही। और 10 साल तक इराक और ईरान हथियार खरीद के इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि इनका सारा पैसा ख़त्म हो गया, इनकी सारा जो इराक और ईरान का जितना भी सरकारी ख़जाना था वो सब ख़त्म हो गया। और जब 10 साल इस बात को बीत गए तब अमेरिका बीच में आया और बोला कि इस बात को ना अब हम बैठ के सुलझाते हैं, चलो इन दोनों को बोला कि शांति वार्ता करते हैं। तो इराक और ईरान को एक शांति की बातचीत की टेबल पर लेकर आए और वहाँ पर ये बात अमेरिका ने कहा कि तुम दोनों उस ज़मीन के ऊपर तेल ढूंढो और जो भी तेल मिलता है उसको आधा आधा कर लो।
तो इराक और ईरान इस बात पर सहमत हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब इराक और ईरान के पास पैसा ही नहीं बचा था, कि इतनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ही नहीं बची थी कि वो उस ज़मीन से तेल को ढूंढें और उसके बाद उस तेल को बाहर निकालें, उसके बाद उस तेल को जो आगे प्रोसेसिंग होती है वो कर पाएँ। तो इतनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इराक और ईरान के पास बची ही नहीं थी, क्योंकि सारा पैसा तो हथियार खरीदने में ख़त्म हो गया। तो अमेरिका ने यहाँ पर ये कहा कि देखो जी, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, एक काम करो, पैसा मैं लगा देता हूँ, लेकिन राइट्स, वहाँ के जो एक्सप्लोरेशन के जो राइट्स हैं वो आप हमारी कंपनीज़ को दे दो। तो जो एक्सप्लोरेशन के जो राइट्स थे वो अमेरिका की कंपनीज़ को मिल गए, और अमेरिका की कंपनीज़ ने उस ज़मीन पर जाकर 2 साल तक एक्सप्लोरेशन का काम किया, और 2 साल के बाद जो रिज़ल्ट निकल के आया वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अमेरिका की कंपनीज़ ने 2 साल तक वहाँ पर तेल को ढूंढा, एक्सप्लोरेशन का काम किया, और वहाँ पर 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई तेल ही नहीं है। यहाँ पर जिसके लिए इराक और ईरान 10 साल से लड़ रहे थे, सारा सरकारी खजाना खाली कर दिया, वहाँ पर कोई तेल ही नहीं है, ये खबर बाद में निकल कर आई। तो उसके बाद इराक और ईरान को जब ये बात पता चली, तब उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के खिलाफ में कंप्लेन की। तो वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली कि देखो जी, जो खबर थी वो गलत छप गई थी, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और अमेरिका ने इस बात की भी पैरवी कर दी कि हाँ भाई, गलत तो खबर छपी सकती है, इंसान से गलती तो हो सकती है, तो इसलिए आप उसको माफ़ कर दो। तो अमेरिका ने भी इस बात की पैरवी कर दी, तो अब एडिटर को भी माफ़ कर दिया गया। लेकिन इस पूरी घटना चक्र का नतीजा ये निकला कि इराक और ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, जो कि आज भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान में नहीं बनती, इराक और ईरान में नहीं बनती। कहने का मतलब ये है कि जो 2 देश जहाँ पर दोनों एक ही तरह के लोग रहते हों, एक ही धर्म को मानते हों, मुस्लिम, दोनों ही जगहों पर मुस्लिम धर्म हों, वो दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं आज के वक्त में। और इसके पीछे अमेरिका ने काम किया है। और अमेरिका ने क्यों काम किया? ताकि उसके हथियार बिक पाएँ, उसका पैसा बिक पाए, और वो देश और अमीर से अमीर से अमीर से अमीर बन पाए। तो अमेरिका हमेशा से 1945 से के बाद जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, 1945 के बाद 345 लड़ाइयाँ हुई हैं, 345 जो वॉर्स हुई हैं पूरी दुनिया में, और उसमें अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का भरपूर फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ही पूरी दुनिया को अपने हथियार बेचने हैं, क्योंकि ये हथियार खरीदने का बिजनेस ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से अमेरिका, जहाँ पर सीधे साधे लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत सीधे और सरल स्वभाव के लोग रहते हैं, वहाँ के नेताओं को बरगलाया जाता है, वहाँ के नेताओं को खरीदा जाता है, करप्शन फैलाया जाता है, भ्रष्टाचार के थ्रू वहाँ पर भड़काकर लड़ाई करवाई जाती है, और लड़ाई करवाने के बाद वहाँ से बीच में अपना मुनाफा निकाला जाता है। और यही कार्य किया अमेरिका ने इराक के साथ भी और ईरान के साथ ही, और दोनों देशों को बर्बाद करके रख दिया। और यही चीज़ सीरिया में हुआ, यही चीज़ कोरिया में हुआ, यही चीज़ DC कोस्ट में हुआ, कोलंबिया में भी यही हुआ। तो यूरोपियन कंट्रीज़ इस तरीके से पूरी दुनिया को लूटती हैं। अंग्रेज़ों ने सिर्फ 1947 तक ही नहीं लूटा, 1947 के बाद भी ये अंग्रेज पूरी दुनिया को लूट रहे हैं, और इस तरीके से लूट रहे हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, और इसी तरीके से आज अगर हम अफ़गानिस्तान को देख लें तो उसके पीछे भी वही कारण है। तालिबान को खड़ा किसने किया? अमेरिका ने खड़ा किया। हमने पिछले वीडियो में इस बात के ऊपर डिस्कशन किया है, कैसे खड़ा किया। अगर आपको देखना है तो आप पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि तालिबान को खड़ा करने वाला अमेरिका कैसे है। आप समझ जाएंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त पोजीशन है, वहाँ पर जो इस वक्त वहाँ के लोगों को दर्द से गुजरना पड़ रहा है, उसके पीछे अमेरिका है। और जब अमेरिका की जो आर्मी है वहाँ पर करीब 20 साल तक रही, 20 साल तक रही अमेरिका की, जो 2001 से लेकर 2021 तक 20 साल तक अमेरिका की आर्मी अफ़गानिस्तान में रही। और जब सही मायनों में वहाँ की जनता को वहाँ अमेरिका की आर्मी की हेल्प की ज़रूरत थी, तो आज अमेरिका की आर्मी दबे पाँव वहाँ से वापस लौट चुकी है। तो ये है अमेरिका की सच्चाई। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ कभी आपस में नहीं लड़ती, ये हमेशा पूरी दुनिया में लड़ाई फैला कर रखती हैं, ताकि कोई ना कोई देश आपस में एक दूसरे से लड़ता रहे और इनकी हथियार बिकते रहें। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी आतंकवाद फैलाने का, लड़ाई भड़काने का काम इनके पीछे अमेरिका भी रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता है, पाकिस्तान उस पैसे को टेररिज्म में लगाता है, और पाकिस्तान जब पैसे टेररिज्म में लगाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ती है, क्योंकि उनके देश के नागरिक मारे जाते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ती है, तो फिर पाकिस्तान को भारत से लड़ने के लिए F-16 जहाज़ की ज़रूरत होती है। तो वो अमेरिका से ख़रीदता है F-16 जहाज़।
तो भारत को भी F-16 जहाज अमेरिका से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके पड़ोसी देश जो दुश्मन है उसका, उसने F-16 जहाज खरीदा है। अगर कल को पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें खरीदेगा तो उसका सामना करने के लिए भारत को भी मिसाइलें अमेरिका से खरीदनी पड़ेगी। तो बीच में फ़ायदा किसका हो रहा है? बीच में फ़ायदा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का हो रहा है। आपने देखा होगा राफेल जहाज भी फ्रांस से ही तो आया है। तो इसलिए इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ पूरी दुनिया में अत्याचार और पूरी दुनिया में अराजकता फैला के रखी है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो ये है अमेरिका की कड़वी सच्चाई। तो इस वीडियो के कंक्लूज़न की मैं बात करूं कि जो आज जो हालात हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके पीछे अमेरिका है, अमेरिका था, अमेरिका है और अमेरिका ही रहेगा। और यूरोपियन कंट्रीज़ की ज़मीन पर कभी भी गृह युद्ध नहीं हो रहा, वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में नहीं लड़ रही। जितनी भी ये लड़ाइयाँ हैं हमेशा दूसरे देशों की ज़मीन पर लड़ी जाती हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ पे कभी भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे से समझौता किया हुआ है और मिल बांट कर ये आपस में एक दूसरे का फ़ायदा खाते हैं। तो ये है इनकी सच्चाई। कैसी लगी आपको मुझे वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही मेरे लिए मोटिवेशन है। और मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड लेकर आने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक्चुअल सिचुएशन क्या है और वहाँ के लोगों को किस किस तरीके का दर्द का सामना करना पड़ रहा है, और जितने भी ये जो दर्द है इसका उपचार क्या है, इसका उपाय क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। प्लीज़ इस वीडियो को आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है।